हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी के पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नया टॉपिक सप्लाई अंडर जीएसटी, जिसमें हम लोगों ने सप्लाई का मीनिंग और इसका स्कोप जाना, सप्लाई इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मीनिंग जाना। इसके अलावा हमने देखा था सप्लाई में मैंने सप्लाई का एक टाइप यानी ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ कंसीडरेशन। इसके जो आगे के पॉइंट्स हैं जो कि सप्लाई में इंक्लूड होते हैं, जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस या द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 विदाउट कंसीडरेशन, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी कि सेवा का आयात, ये दिया है आपका सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज बी, धारा 7 उपधारा 1 उपबंध बी। ये बता रहा है कि कंसीडरेशन के बदले में यानी कंसीडरेशन देकर अगर सर्विसेज का इंपोर्ट करवाया जाए तो उसको सप्लाई माना जाएगा, चाहे वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो। लिखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। प्रतिफल के बदले में सेवाओं का आयात आपूर्ति कहलाएगा, चाहे उसे कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो अथवा नहीं। इस तरह की जो सर्विसेज है उस पर जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लगता है। मतलब जो गुड्स का रिसिपिएंट है, जो गुड्स रिसीव करता है, उसकी ड्यूटी है कि वो जीएसटी पे करे अंडर आरसीएम, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लिखा है such services would be liable to GST under reverse charge mechanism, that is recipient of services is liable to pay tax। एग्जाम्पल है यहां पर एक, सपोज मिस्टर ए इंपोर्टेड सम आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम यूएसए अगेंस्ट ए कंसिडरेशन ऑफ $2,000 फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस। ये श्रीमान ए जो है ये अपने कारोबार के उद्देश्य के लिए, बिजनेस के लिए $2,000 के कंसिडरेशन के बदले में यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ आर्किटेक्ट सेवा इंपोर्ट करवाता है, आयात करवाता है। इन दिस केस importation of service shall be covered under the term of supply because it is imported against consideration and Mr. A जो कि रिसीव कर रहा सर्विस would be liable to pay GST under reverse charge mechanism। हम पहले ही बताए आपको कि अगर कंसिडरेशन देकर सर्विसेज का इंपोर्ट करवाया जाता है तो इस तरह का इंपोर्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो, उसको सप्लाई माना जाएगा। तो यहां पर एग्जांपल में मिस्टर ए जो है ये अपने बिजनेस पर्पस के लिए $2,000 का सर्विस, आर्किटेक्ट सर्विस यूएसए से इंपोर्ट करता है। तो यहां पर जो सर्विसेज का इंपोर्ट है इसको सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि ये इंपोर्ट जो है सर्विसेज का कंसिडरेशन देकर किया गया है और मिस्टर ए जो कि सर्विसेज का रेसिपिएंट है इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी नाम का टैक्स पे करना होगा। नोट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन शुड बी मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। Even if importation of services is made for personal purpose, then it may get covered under the definition of supply।
नोट करने वाली बात यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि कंसीडरेशन देकर सर्विसेज का जो इंपोर्ट किया जा रहा है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। अगर हम लोग सर्विसेज का इंपोर्ट पर्सनल पर्पस के लिए भी करते हैं तो उसको सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल है, इंपोर्टिंग सर्विसेज ऑफ आर्किटेक्ट फॉर हाउस इंटीरियर बाय ए पर्सन may attract GST even it is a personal expense and not for business purpose। एक व्यक्ति द्वारा घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आर्किटेक्ट की सेवाओं को आयात करना जीएसटी को अट्रैक्ट कर सकता है, हालांकि ये पर्सनल एक्सपेंस है और बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। कहने का मतलब है, पहले तो हम बता रहे हैं कि अगर कंसीडरेशन देकर सर्विसेज का इंपोर्ट करवाया जाता है, ये इंपोर्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो, इसको सप्लाई माना जाएगा और इस पर जीएसटी नाम का टैक्स लगेगा। ये टैक्स किसको देना होगा? सप्लायर को नहीं, रेसिपिएंट को, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली क्या होता है कि जो गुड्स का सप्लायर है उसकी यह ड्यूटी है कि वो गुड्स सेल करने के टाइम पर जो जीएसटी कलेक्ट करेगा वो गवर्नमेंट को देगा, ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उल्टा होता है। जो गुड्स का रेसिपिएंट है, जो गुड्स रिसीव करता है, प्राप्त करता है, उसी की यह लायबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट के पास जीएसटी नाम का टैक्स जमा करे। मैंने यह भी बताया कि अगर सर्विसेज का इंपोर्ट बिजनेस पर्पस के लिए ना होकर पर्सनल यूज के लिए हो रहा है तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अब तक दो टॉपिक देखा। एक तो हम लोगों ने देखा था ये ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ कंसीडरेशन, मतलब कंसीडरेशन के बदले में गुड्स और सर्विसेज का जो सप्लाई है उसको सप्लाई माना जाएगा, चाहे उसको सेल कहा जाए, ट्रांसफर कहा जाए, बार्टर कहा जाए, एक्सचेंज कहा जाए, लाइसेंस, रेंटल, लीज या डिस्पोजल। दूसरा हम लोगों ने देखा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज बी में। अब नेक्स्ट है द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसीडरेशन। ये दिया है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज सी। अनुसूची 1 में, तालिका 1 में बताई गई बिना किसी प्रतिफल की गतिविधियां। शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटीज बताया गया है ये होता विदाउट कंसीडरेशन है, लेकिन फिर भी इसको जीएसटी लॉ में सप्लाई माना गया है। यहां टेबल के फॉर्म में इसको बताया गया है। टाइटल, प्रोविजन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलोंग विथ एग्जांपल्स। फर्स्ट पॉइंट है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। व्यापारिक संपत्तियों का स्थायी हस्तांतरण, परमानेंट ट्रांसफर या निपटान, उसको बिजनेस से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। प्रोविजन क्या है इसका, प्रावधान क्या है कानून का? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। ऐसी व्यावसायिक संपत्तियों का स्थायी हस्तांतरण, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल जहां पर एसेट्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लिया जा चुका है। It may be noted that this provision would apply only if input tax credit has been availed on such asset. मतलब बिजनेस में कुछ एसेट्स खरीदा गया,
यानी इनपुट करवाया गया, और उस इनपुट पर जो जीएसटी पे किया जा चुका है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा चुका है। अब अगर इस बिजनेस के एसेट्स को बिना किसी कंसिडरेशन के भी अगर हम ट्रांसफर कर दें या कंसिडरेशन लेकर ट्रांसफर करें तो इसको जीएसटी लॉ में सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस एसेट्स जिसको परमानेंटली हम डिस्पोज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है तो उस कंडीशन में उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल है, सपोज मिस्टर अमित परचेजेस लैपटॉप फॉर बिजनेस यूज ऑन which he has taken input tax credit. Mr. Amit purchased laptop for business use on which he has taken input tax credit. After 2 years of purchase, he transferred this laptop to his son. In such case, he would be liable to pay GST. Clear? कौन पे करेगा? मिस्टर अमित पे करेगा। ठीक है, मिस्टर अमित जो है ये बिजनेस पर्पस के लिए एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है, बिजनेस में इनपुट किया, और इस लैपटॉप पर जो जीएसटी पे किया जा चुका है परचेस करने के टाइम पर, उसका छूट भी ले लिया गया, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा चुका है। अब अगर मिस्टर अमित इस लैपटॉप को, जो कि बिजनेस का एसेट्स है, विदाउट कंसिडरेशन या विथ कंसिडरेशन, विथ तो ऐसे भी सप्लाई माना जाता है, अगर ये विदाउट कंसिडरेशन अगर ये ट्रांसफर करता है अपने बेटे को भी तो इसको जीएसटी लॉ में सप्लाई माना जाएगा। सेकेंड है गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। प्रोविजन है, मतलब ये बोल रहा है संबंधित या भिन्न व्यक्ति के बीच माल या सेवा का लेन देन। प्रावधान है, प्रोविजन है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कारोबार के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए रिलेटेड पर्संस या डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में अगर गुड्स या सर्विसेज या दोनों का सप्लाई किया जाए तो उसको सप्लाई माना जाएगा। हाउएवर गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods और सर्विसेज और बोथ। यदि किसी कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा, मालिक के द्वारा दिया गया उपहार, दिया गया गिफ्ट फाइनेंशियल ईयर में ₹50,000 से अधिक नहीं है तो इसे गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई के रूप में नहीं माना जाएगा। मतलब अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक फाइनेंशियल ईयर में ₹50,000 से ज्यादा अमाउंट का गिफ्ट देता है तो उसको सप्लाई माना जाएगा, और 50,000 से कम का अगर गुड्स या सर्विसेज देता है गिफ्ट के तौर पर तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट एम्प्लॉयज आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन। एम्प्लॉय को जीएसटी लॉ के डेफिनेशन में रिलेटेड पर्सन माना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जांपल जो है, इंटर स्टेट सेल्फ सप्लाईज सच एज स्टॉक ट्रांसफर्स, ब्रांच ट्रांसफर्स और कंसाइनमेंट सेल्स शैल बी टैक्सेबल अंडर इंटीग्रेटेड जीएसटी इवन दो such transactions may not involve consideration। अंतरराज्य स्व आपूर्ति, मतलब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में अगर
सेल्फ सप्लाई किया जा रहा है, जैसे मान लेते हैं स्टॉक का ट्रांसफर हो रहा है, ब्रांच का स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, या कंसाइनमेंट सेल, ये सब हो रहा है, तो उस कंडीशन में भले ही इस ट्रांजैक्शन में कोई कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी इसको जीएसटी लॉ में सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल है, एबीसी इंडस्ट्रीज ट्रांसफर्स सम गुड्स विदाउट कंसिडरेशन from his factory located in Haryana to his showroom in Punjab. It is to be treated as supply of goods even though it is made without consideration. ABC Industries अपने हरियाणा में स्थित कारखाने से बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना प्रतिफल के कुछ सामान अपने पंजाब वाले शोरूम में ट्रांसफर करती है, इसे गुड्स की सप्लाई माना जाएगा, भले ही ये जो ट्रांसफर है विदाउट कंसिडरेशन है। ऐसे भी हम लोग ये जो शेड्यूल 1 है इसमें उसी को बताया गया है जो कि विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब तक हम लोगों ने ये देखा, एक तो हम लोगों ने देखा कि बिजनेस का एसेट जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा चुका है, अब अगर उस एसेट को विदाउट कंसिडरेशन किसी को हम ट्रांसफर करेंगे तो सप्लाई माना जाएगा। अगर बिजनेस का एसेट जिसको कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा चुका है, तब ऐसे बिजनेस एसेट्स को ये ट्रांसफर को सप्लाई नहीं माना जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर अगर रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो, जैसे कि एक ही माने कि दो डिफरेंट स्टेट के बीच में स्टॉक ट्रांसफर हो, कंसाइनमेंट सेल हो, ब्रांच ट्रांसफर हो, तो इन सब पर आईजीएसटी लगेगा, भले ही इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 से कम अमाउंट का गिफ्ट देता है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, और 50,000 से ऊपर के वैल्यू का गिफ्ट अगर देता है तो सप्लाई माना जाएगा। और एम्प्लॉय को रिलेटेड पर्सन माना गया है जीएसटी लॉ के डेफिनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मीनिंग ऑफ रिलेटेड पर्सन। संबंधित व्यक्ति का अर्थ, पर्सन्स शैल बी रिलेटेड पर्सन्स इफ, व्यक्ति संबंधित व्यक्ति होगा यदि, फर्स्ट पॉइंट है, सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेसेस। ऐसे व्यक्ति संबंधित होंगे, माने व्यक्ति को संबंधित माना जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति एक दूसरे के बिजनेस का ऑफिसर हो या डायरेक्टर हो। Second, such persons are legally recognized partners in business. व्यक्ति को, पर्सन को रिलेटेड माना जाएगा अगर वो लीगली पार्टनर है बिजनेस में। थर्ड, सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है तो उनको भी रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। Any person directly or indirectly owns, controls or holds 25% or more of the outstanding voting stock or shares of both of them. अगर कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कंपनी में वोटिंग राइट वाला 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करता है तो उसको भी रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर। उनमें से कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ए थर्ड पर्सन। उनमें से दोनों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू। वन ऑफ देम
नहीं, बोथ ऑफ देम आर, ये तो हो गया, टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ए थर्ड पर्सन। यदि वो दोनों मिलकर एक साथ किसी थर्ड पर्सन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हो, या दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, यदि वे एक ही परिवार के सदस्य हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट है तो ऐसे पर्सन्स को रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। मतलब अगर दूसरा व्यक्ति जो है वो मतलब कि बिजनेस का ऑफिसर है, डायरेक्टर है, तो वो रिलेटेड पर्सन है। अगर दूसरा व्यक्ति आपके बिजनेस का पार्टनर है तो वो रिलेटेड पर्सन है। अगर दूसरा पर्सन आपका एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय है तो वो रिलेटेड पर्सन है। अगर दूसरा पर्सन आपकी कंपनी का 25% से ज्यादा शेयर रखता है, कंट्रोल रखता है, तो वो भी रिलेटेड पर्सन है। अगर दो पर्सन ऐसे हैं कि दोनों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं तो दोनों ही रिलेटेड पर्सन हैं। दोनों ही पर्सन अगर मिलकर किसी थर्ड पार्टी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हों तो वो दोनों पर्सन जो मिलकर थर्ड पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं वो भी रिलेटेड पर्सन्स हैं। अगर थर्ड पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको कंट्रोल करता है तो भी वो लोग रिलेटेड पर्सन है। कौन? जिनको कंट्रोल कर रहा है थर्ड पार्टी। अगर वो लोग सेम फैमिली के मेंबर हैं तो भी उनको रिलेटेड पर्सन माना जाता है। अब है मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब भिन्न व्यक्ति का अर्थ। ये बता रहा है एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीएसटी के तहत एक राज्य या संघीय क्षेत्र या एक से अधिक राज्य या संघीय क्षेत्र में एक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, या वह एक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल है, तब ऐसा व्यक्ति अपने प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के संबंध में इस एक्ट के प्रोविजंस के तहत एक डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। लिखा है ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन whether in one state or union territory or more than one state or union territory shall in respect of each such registration be treated as distinct persons for the purposes of this act। अगर कोई आदमी जीएसटी लॉ के तहत एक ही स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाता है तो हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए उसको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। अगर कोई पर्सन एक से ज्यादा स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लेता है तो हर एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए उसको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। एग्जाम्पल है नीरज ए बिजनेसमैन हैज ए रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन हरियाणा। He has also obtained registration in the state of Punjab in respect of his branch office. Neeraj shall be treated as distinct persons in respect of registrations in Haryana and Punjab. नीरज एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है जिसका हेड ऑफिस हरियाणा में है और पंजाब में उसका एक ब्रांच है, लेकिन दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग है। माने हरियाणा में जो हेड ऑफिस है उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है और पंजाब वाले ब्रांच का अलग रजिस्ट्रेशन है। तो इस केस में हरियाणा और पंजाब में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके संबंध में नीरज को अलग अलग व्यक्ति माना जाएगा। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ फैमिली। फैमिली मीन्स द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन। फैमिली का मतलब है व्यक्ति का जीवन साथी और उसके बच्चे। जीवन साथी कहने का मतलब है अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ और वाइफ है तो उसका हस्बैंड। सेकेंड द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स,
brothers and sisters of the person if they are wholly or mainly dependent on the said person. अगर व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, भाई बहन अगर ये पूरी तरह से या मुख्य रूप से उस व्यक्ति पर निर्भर हैं तो उनको भी परिवार का मेंबर माना जाएगा, यानी कि रिलेटेड पर्सन माना जाएगा. थैंक यू. बाकी नेक्स्ट क्लास में